आज दिल चाह रहा है कि माज़ी की तरफ जाकर माज़ी के झरोखों से बाहर झाँकते हुए मैं उन पलों को याद करूँ जो मैंने अपने दोस्त, अपने भाई मोहम्मद अज़ीज़ के साथ बिताए थे। 27 नवंबर एक ऐसी मनहूस तारीख कि जिसने मेरे भाई को, मेरे दोस्त को न सिर्फ ये कि मुझसे बल्कि अपने लाखों चाहने वालों से जुदा कर दिया। अचानक एक हार्ट अटैक और फिर जैसे सारी कहानी खत्म। एक सितारा जिसने अपनी रोशनी से, अपने गानों के जरिए पूरी दुनिया को रोशनी दे रखी थी, रोशन कर रखा था, अचानक जमीन पे गिर जाता है, बुझ जाता है। वो सितारा तो जमीन पे गिर कर बुझ जाता है, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी लाजवाब रोशनी छोड़ जाता है कि जिसकी वजह से आज भी संगीत की दुनिया रोशन है। मोहम्मद अजीज ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कलकत्ते से की थी। बचपन से ही उन्हें गाने का बड़ा शौक था और ग्रुप्स में या अपने कॉलेज में या किसी छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह में ख़ास तौर से उनके जान पहचान वाले, उनके दोस्त अहबाब बज़िद हो जाते थे कि आप जब आए हैं तो आपको तो कुछ गाना ही पड़ेगा। और रफ़ी साहब से उनकी जो चाहत थी, जो लगावट थी, वो बहुत ही आला दर्जे की थी। और रफ़ी साहब को कभी भी वो नाम से नहीं पुकारते थे जिस तरह से हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं या रफ़ी साहब कहते हैं। उन्होंने हमेशा बॉस कहा। रफ़ी साहब को हमेशा वो बॉस कहकर ही मुखातिब करते थे। यहाँ के एक रेस्टोरेंट से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जहाँ पे रोज़ उन्हें 5 रुपए मिला करते थे। ये उनकी ज़िंदगी की शुरुआत थी, उनके करियर की शुरुआत थी। उस वक्त लोग ये कहते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है, लेकिन वो आवाज़ किस बुलंदी तक जाएगी या कौन सा मकाम पाने वाली है, इसका तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हाँ, अजीज़ भाई के अंदर वो जुनून मौजूद था, वो एम्बिशन मौजूद था कि मुझे अपनी आवाज़ को बहुत आगे ले जाना है। और इस तरह से वो संगीत सीखते भी रहे। फिर गालिब रेस्टोरेंट से उन्होंने एक शुरुआत और की, जो पहली वाली शुरुआत से एक बेहतर शुरुआत थी। अब क्या है कि कलकत्ते के लोगों ने उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था कि भाई मुन्ना अजीज नाम का भी कोई सिंगर है जो बहुत अच्छा गाता है और रफ़ी साहब के गानों को गाने में उसे कमाल हासिल है। उसके बाद वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा इंतहाई मुशक्क़त और इंतहाई तकलीफ में गुजारा। वो एक स्ट्रगल का पीरियड था और स्ट्रगल के पीरियड की जब वो कहानियाँ सुनाते थे तो हम उन्हें हैरत से तकते थे कि ये स्ट्रगल, ये मुशक्क़तें वही शख्स बर्दाश्त कर सकता है कि जिसके सर में जुनून हो। और फिर वो जुनून पर रंग लाया और मोहम्मद अजीज साहब को बॉम्बे में ब्रेक मिला। उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी कोई कहानी तो नहीं है कि जो मैं अलग से आप लोगों के सामने बयान करूं, क्योंकि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी उनके जो शैदाई हैं वो लाखों की तादाद में हैं और एक से एक बढ़कर दीवाने शैदाई। बड़ी खुशी का एहसास होता है कि जब मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उनके जो शैदाई हैं वो अपने नाम के साथ अजीज़ लगा लेते हैं। ये मोहब्बत का एक बड़ा ही बेयन सबूत है। अजीज भाई ने अपने करियर के दौरान लगभग 19,000 गाने गाए और उन 19,000 गानों में मुख्तलिफ ज़ुबान के गाने थे। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में जो भी ज़ुबान राइज है
उन तमाम जुबानों में उन्होंने गाने गाए। और बॉम्बे में अपने कैरियर के दौरान शायद ही कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर होगा जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने नौशाद साहब तक के साथ काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किया। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बजाते खुद अजीज साहब को बहुत ही पसंद करते थे। एक वाकया अजीज भाई ने मुझे बताया कि एक रात मेरे पास रात के 1 बजे कॉल आया। वो कॉल लक्ष्मीकांत जी का था। तो मैंने कहा सर क्या बात है, इतनी रात आपने कॉल किया, सब खैरियत तो है? तो उन्होंने कहा कि मुन्ना तू कल 9 बजे स्टूडियो आ जा, कल मैं तुझे एक ऐसा गाना दूंगा जो गाना तुझे बिल्कुल मेमोरेबल कर देगा, तेरा नाम बिल्कुल एकदम आने वाले दिनों में भी याद रखा जाएगा उस गाने के हवाले से। तो मैंने डिटेल जानना चाहा कि कौन सा गाना है, क्या गाना। बोले कुछ नहीं, तू आ जा 9 बजे, फिर बात करते हैं। अब उस एक्साइटमेंट में मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं सुबह में जब उठा तो फ्रेश होने के बाद मैं स्टूडियो पहुंच गया और काफी पहले पहुंच गया। वहां गया तो देखा कि मुझसे पहले लक्ष्मी जी और प्यारेलाल जी मौजूद हैं। जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये गाना है और ये रफ़ी साहब के ऊपर गाना है और इस गाने को तुम्हें इस तरह से अदा करना है कि लोगों को रफ़ी साहब की याद आ जाए। और वो गाना था न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी मुझे तू बहुत याद आया। और इस गाने को फिल्माया गया था मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी पे। तो उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां आई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां देखी। और वो कामयाबियां जो थीं वो ऐसी शदीद थीं, इतनी बड़ी कामयाबियां थीं कि उसके बाद वो जो स्ट्रगल पीरियड का दुख था वो खुद ब खुद जाता रहा और हर तरफ मोहम्मद अजीज के नाम का शोहरा हो गया। एक बात मुझे और भी याद आ रही है कि मैं एक बार जब बॉम्बे गया था तो रफ़ी साहब के घर पे गया था और उनकी बेगम साहबा से मुलाकात हुई। रफ़ी साहब के मैंशन के पहले वो रफ़ी विला हुआ करता था, बाद में वो रफ़ी मैंशन के नाम से कई मंजिला की इमारत बन गई। और उस इमारत के किनारे एक काफ़ी बड़ा सा एक शोरूम है BR ज़रियाट एम्पोरियम के नाम से, जो रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी साहबजादी के नाम का रखा था। तो BR ज़रियाट एम्पोरियम ये बड़ा ही खूबसूरत एक आउटलेट है जहाँ पे बड़े कीमती लिबास मिलते हैं और बहुत ही कारीगरी से भरे हुए। ऐसा लगता है कि किसी ने उन साड़ियों पे या उन सूट्स के ऊपर में बिल्कुल शायरी कर दी है। वह कैफ। तो मैं जब वहाँ वहीं बैठ गया और बैठने के बाद में जब बेगम साहबा से मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने अपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए। उन सवालात में मैंने एक सवाल ये भी किया कि रफ़ी साहब के जाने के बाद किस गुलकार को आप रफ़ी साहब के रंग में पाती हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटे यूं तो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने वाले बहुत सारे फनकार हैं, लेकिन तुम्हारे ही शहर का एक लड़का है मुन्ना, मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं तो खुश हो गया। कलकत्ते आने के बाद जब मैंने एक मौके पे अजीज़ भाई को ये बात बताई कि पता है आपको, मैं जब गया था और बेगम साहबा से बात हुई तो उन्होंने आपका नाम लिया, आपका जिक्र किया, अचानक उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो एक मंजर था कि उनकी आंखें नम है और होठों पे एक हल्की सी हंसी आ गई और कहा कि यार आपके जरिए मुझे मेरे करियर का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि बेगम बिल्किस रफ़ी साहबा ने मेरी तारीफ कर दी। तबीयत की अगर हम बात करें तो ऐसी सादा तबीयत का मिलना बहुत ही मुश्किल है और वाक़ईतन
रफ़ी साहब की आवाज़ को ही सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा था, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत को जैसे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया था। वही सादगी, वही नरमी, वही इंकिसार, वही इंसान दोस्ती, वही दूसरों की मदद करने का जज्बा, और इतने डाउन टू अर्थ कि मैं आपको क्या बताऊं। एक मौके पे मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं भाई, आपको कभी गुरूर नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि क्या यार, गुरूर और बड़ाई वो सिर्फ ऊपर वाले की जात को सिर्फ देता है। हम में ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम गुरूर करें? और खुदा ने मुझे जो कुछ दिया, इससे 1000 गुना मेरे बॉस को दिया। उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया, तो मैं कौन होता हूं? क्या मैं गुरूर करके अपनी कमजोरी का सबूत दूं? अगर मैं उनके बारे में बात करने जाऊं तो न जाने कितनी कहानियां, कितने गुस्से, कितने माजी के बीते हुए अफसाने मुझे याद आ जाएंगे, और मैं सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। लेकिन बेहतर तो यह है कि तशनगी बाकी रहे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और अजीज़ भाई के बारे में बातें करूँगा। तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।